चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक हमारी एक ही क्लास हुई है और उसमें हमने स्टार्ट किया था क्या, बायोट सावर्ट्स लॉ, और एक डेरिवेशन की थी। ठीक है, आज फिर से सेम चीज़, थोड़ा सा बायोट सावर्ट्स लॉ और एक डेरिवेशन और फिर क्वेश्चन सेम तरीके से। तो अभी पूरा चैप्टर ऐसे ही होगा, एक टॉपिक, उसके आसपास के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे और एंड आगे चलते जाएंगे। तो जो मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ाया था आपको, बायोट सावर्ट्स लॉ, मुझे आज भी वही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन क्या है, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा चले गए। बायोट सावर्ट्स लॉ में हम एक स्टेप एक्स्ट्रा चले गए। क्या स्टेप एक्स्ट्रा गए, मुझे ये पता है वैसे कि जो डीबी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लास्ट क्लास के हिसाब से मी नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और बाय आर स्क्वायर। हमने लिखा था कि आई डी एल जो है वो वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में छोटा सा एलिमेंट चूज करता हूं ऑन कंडक्टर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आइडियल, जिसकी वजह से मैं क्या निकालता हूं, मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। तो आइडियल है पूरा एक वेक्टर, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे किया मैंने, यहाँ पे मी नॉट बाय 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इतना सेम था। और इसके अंदर मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इसको आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब r से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या स्टेप आएगा, dB की वैल्यू हमारे पास आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इसको रीअरेंज कैसे किया, आई डी एल एक साथ, फिर r आगे लिख दिया और साथ में साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर, आर कितना हो गया, आर क्यूब हो गया। तो जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये बन गया a, ये b और ये साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा जो है हमारे पास वेक्टर फॉर्म के अंदर ये आता है क्या, a क्रॉस b, और नीचे अगर वेक्टर में लिखेंगे तो क्या आएगा, मोड r की क्यूब, क्योंकि ये वेक्टर है तो यहाँ वेक्टर के लिए क्या आएगा, b पे वेक्टर आ गया। तो कई लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये आएगा, ठीक है, r से r काट देंगे तो ये लिख देंगे। ठीक है, तो बात सेम है, आप यहां से इधर आ जाओ या यहां से यहां पे आ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में स्टार्ट यहीं से लिखा हुआ है कि बायोट सावर्ट्स लॉ ये होता है, आइडियल साइन थीटा या आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ये हमारे पास क्या है, बायोट सावर्ट्स लॉ है। फिर जब मैं इस क्रॉस को ओपन करूंगा तो एक आर कट जाएगा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब जब भी मुझे न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो मैं अप्लाई तो यही करूंगा, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसका जो यूज है, अभी जो हमारा जो 12th वाला कोर्स है उसमें इसका यूज आता है डायरेक्शन निकालने के लिए बी की, जहां पे डायरेक्टली निकालना डिफिकल्ट है। जहां पे डायरेक्ट निकालना डिफिकल्ट है वहां पे हम इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, क्या निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए। हमने पिछली क्लास में सीखा था बायोट सावर्ट्स लॉ की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। जिस डायरेक्शन में करंट है, हाथ घुमाया, थंब क्या देगा मुझे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड देगा। लेकिन अगर मैं ऐसी सिचुएशन में आ जाऊं जहां पे मुझे ये लगाना डिफिकल्ट हो, मुझे प्लेन ही ना पता लगे कैसे करना है, तो फिर मैं ये यूज करता हूं, सबसे सिंपल, आई डी एल क्रॉस आर। तो यहां से जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इसका इससे डीबी से मतलब नहीं है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये जनरल है, कोई भी फॉर्मूला आ जाए फिजिक्स में, अगर वहां क्रॉस लग रहा है तो हमेशा क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। बट क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बच्चों का वीक होता है, जनरली बच्चों को क्रॉस निकालना, सॉल्व करना, डायरेक्शन निकालना नहीं आता, जनरली नहीं आता है। ठीक है, ये थ्रू आउट कहीं भी चले जाओ, हर जगह सेम ही हाल है ए क्रॉस बी का। तो अभी हम हल्का सा पहले ए क्रॉस बी रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे नहीं जा रहे हैं, मतलब इस टॉपिक वाइज पहले थोड़ा सा ए क्रॉस बी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर हम जो है, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आएंगे। तो ए क्रॉस बी, अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है, और ए से बी गए हैं, तो एंगल ए से बी गया है थीटा। तो फॉर्मूले के हिसाब से ए क्रॉस बी इज गिवन बाय मोड ए मोड बी साइन थीटा, और साथ में एक टर्म आती है एन कैप। इस ए क्रॉस बी में यहां से लेके यहां तक जो है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये जो है ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। और जो ये पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को, डायरेक्शन को। तो एन कैप डायरेक्शन का पार्ट है। ए क्रॉस बी निकाला कैसे जाता है,
दो वेक्टर का अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तुम कैसे निकालते हैं? मान लो ये दो वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, दोनों ही, वो कैसे आ गए, ब्लू वाला कहाँ गया हमारा मार्कर, दोनों ही ब्लैक हैं, ठीक है, दोनों ब्लैक हैं, वो ऐसे हैं वेक्टर, दो ऐसे, ठीक है, और बोला है ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा है, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये ऐसे है, बोला इन दोनों का ए क्रॉस बी क्या आएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे उल्टा मान लेता हूँ, जिसमें एक ढक्कन हमें नहीं दिख रहा, ये ए और ये बी। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका है, फिंगर्स को प्लेस करेंगे फर्स्ट वेक्टर की तरफ, कहाँ घुमाएंगे? सेकंड की तरफ। तो थंब क्या देगा हमें? ए क्रॉस बी। तो ये अभी ऐसे है, ये ए ये बी, ए क्रॉस बी घुमाया ऊपर चले गए, ठीक है, ये ऐसे है ना, ये ए ये बी, ए क्रॉस बी करा, मतलब ये ऐसे है ना, ए बी क्या ऊपर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। कोई बोले इस ए का और बी का क्रॉस कहाँ आएगा, डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? तो ये ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी कहाँ पे आ रहा है? ऊपर। कहाँ पे आ रहा है? ऊपर। ए क्रॉस बी कहाँ पे आएगा? ऊपर। ए क्रॉस बी जो है, ठीक है, दिस ए क्रॉस बी is a vector which is perpendicular to A as well as B। दोनों पे परपेंडिकुलर है। देखो ये A है, ये B है, अभी ये A माना है, ये B, तो A से B की तरफ गए, थंब ऊपर आ गया। मान लो ये A था, ये B था, तो A से B जाओगे, थंब कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा, तो फिर ये वेक्टर नीचे की तरफ हो गया, फिर ए बी ऐसे हो गया। मतलब एक चीज क्लियर है यहां से कि अगर ये ए है और ये बी है, ये दो हैं, तो इस ए और बी का ये प्लेन है, ये जो रजिस्टर है, इस ए और बी का ये रजिस्टर प्लेन है, ठीक है। ए बी इस वेक्टर पे है, ऊपर बनेंगे ऐसे, मतलब समझने के लिए बैलेंस करने पे ऊपर रख दिया है। ये ए बी का प्लेन है, तो ए क्रॉस बी कहाँ आएगा? इस प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो इस पर क्या आएगा परपेंडिकुलर? या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो अगर एक ए क्रॉस बी ऊपर है तो उल्टा क्या आएगा? बी क्रॉस है, वो कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। बट बच्चों के लिए हमेशा आंसर ऊपर नीचे ही होता है, उनको कुछ भी दे दो बोलेंगे ऊपर है और नीचे है, पर ऐसा नहीं है। अभी मैंने ए बी ने हॉरिजॉन्टल रखे थे, मैंने ए बी का जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल या क्या कर दिया, हल्का टेढ़ा कर दिया ऐसे इधर। तो अब ए बी रजिस्टर ऐसे टेढ़ा, दिस इज द प्लेन ऑफ ए बी। तो ए क्रॉस बी कहां पे आएगा? इधर या नीचे। अगर ए बी ऐसे है वर्टिकल, तो प्लेन कहां पे आएगा? ऐसा। तो ए क्रॉस बी कहां पे आएगा? आपकी तरफ या मेरी तरफ। ए क्रॉस बी ऐसे है वर्टिकल, प्लेन ऐसे है, तो ए बी कहां पे आएगा? इधर या फिर इधर। ये लाइन हमेशा सेटिस्फाई होगी कि ए क्रॉस बी ए पर और बी पर, दोनों पर हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। इतना समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो जब मैं अभी टॉपिक पे जाऊंगा और डायरेक्शन निकालूंगा तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी कम होगी समझने में, क्योंकि मेरा काम अभी सिर्फ डायरेक्शन निकालने का है। मुझे पूरी डेरिवेशन में सिर्फ एक दिक्कत आएगी डायरेक्शन निकालने में, बस, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ये ए बी है, मतलब जिस भी प्लेन में ए बी आएगा तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? उसके परपेंडिकुलर। लेट्स से एक वेक्टर आपकी तरफ है, ठीक है, और एक वेक्टर ये है टेढ़ा इधर, एक आपकी तरफ है और एक ये टेढ़ा है। तो ए क्रॉस बी कहाँ आया? इसके लिए ये ऐसे, दोनों पे परपेंडिकुलर। ये आएगा ए क्रॉस बी? नहीं, प्ले ए बी का देखो, ये एक आपकी तरफ है और एक ऐसे जा रहा टेढ़ा नीचे की तरफ, ठीक है, एक इधर एक नीचे। ये है ए क्रॉस बी का प्लेन टेढ़ा, तो ए क्रॉस बी कहाँ पे आएगा? इधर या फिर नीचे। समझ में आ रहा है? ऐसे मान लिया तो एक आपकी तरफ है और एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, क्या होगा? ये है ए बी, तो वेक्टर कहाँ आएगा? या तो इधर, क्या ये ऊपर है? नहीं, टेढ़ा है ये, या फिर नीचे। समझ में आ रहा है? अगर ये चीज क्लियर है आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये ए क्रॉस भी आगे और आएगा डिटेल में, ठीक है। और आपको अगर याद हो, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं
जैसे यहां लिखा हुआ है ए बी इज परपेंडिकुलर, मान लो मैंने ऐसे लिखा कि ये ए है और बी पीछे की तरफ है, इसी प्लेन में है, ऐसे एक आगे है एक पीछे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, तो ए क्रॉस बी कहां पे आएगा, तो ऊपर के लिए ये आ गया ए क्रॉस बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसमें और इसमें कितना एंगल है 90, इसमें इसमें कितना एंगल आएगा, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, हाँ या ना, लिख सकते हैं। यही ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है किसके, बी के। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट क्या होता है, याद है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। जीरो होता है। ए डॉट बी क्या होता है, जीरो, अगर दोनों क्या है परपेंडिकुलर। तो अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है इसका मतलब है ए क्रॉस बी डॉट ए। अब ये 2-3 क्लास के बाद यहां पे आएंगे न्यूमेरिकली, ये इस पे है परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट कितना आएगा, ये सब 11th क्लास में था, ये सब 11th क्लास का है, सब हमने मतलब 11th क्लास के लेक्चर्स में सब है ऑलरेडी ये। तो ए क्रॉस बी डॉट बी भी कितना आएगा, जीरो। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट कितना आता है, जीरो। और वैसे अगर 3 वेक्टर में दिख रहा है क्रॉस डॉट और 2 सेम आ गए, आंसर जीरो आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट जो है इसका हम यूज करते हैं न्यूमेरिकली, नीट में, जेई में, सीबीएसई के अंदर इस कंडीशन का यूज करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी ऑल्दो इस टॉपिक में नहीं है, इस टॉपिक में जो मेरा रोल है इस क्रॉस प्रोडक्ट का वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकालने का है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां पे आएगी। तो आपको पता है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, उंगलियां कहां रखेंगे, पहले वेक्टर की तरफ, कहां घुमाएंगे, दूसरे वेक्टर की तरफ, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में मेरे पास क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा हमेशा। इतना क्लियर है। तो मुझे इतने से पोर्शन का अभी आज की क्लास में यूज करना है, क्या निकालने के लिए, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो आधी डेरिवेशन सेम है जो हमने लास्ट क्लास में की थी, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो देखते हैं अब, ठीक है। टॉपिक है हमारा, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। किसकी वजह से, एक वही करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, लेकिन कहां निकालनी है, एक एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, एक एक्सियल पॉइंट है। तो अब ये देखते हैं, यार मैंने ना इस पे कभी यूज नहीं किया है सब, चलो दिमाग लगाते हैं कि कितना बढ़िया हम यूज कर पाएंगे इसको। तो फाइन, ये ओके है, ठीक है। अब जो हमारा टाइम वेस्ट होगा वो थोड़ा सा वेस्ट होगा ये डायग्राम बनाने में, पर डायग्राम अगर अच्छे बनेंगे तो मज़ा आएगा, तुम्हें फील आएगी कि डायग्राम चलो कुछ तो सही बन रहे हैं। ये हमारे पास इतना बन गया तो बहुत बढ़िया। ये एक लूप है, हमेशा जो लूप होती है वो रखते हैं जहाँ तक केस में परपेंडिकुलर प्लेन। मैंने कल भी सिखाया था, वो कहाँ गया बच्चा, कड़े वाला वो दियो, आज थोड़ा बड़ा हो गया। कल किसका था, अच्छा वो आई नहीं आज, पुष्पा। ये है कड़ा, तो देखो एक ही क्लास में थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज। हमने कल जो केस किया था उसमें लूप ऐसे भी थी, ऐसे भी थी और हॉरिजॉन्टल, तीनों केस थे। अभी लूप ऐसे है, वर्टिकल, ठीक है, लूप ऐसे वर्टिकल है। तो अगर लूप वर्टिकल है तो दो पॉसिबिलिटी है डायरेक्शन की, करंट या तो इधर आएगी या करंट उल्टी आएगी, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो कोई भी एक मान लेते हैं, अपनी चॉइस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आपको कल सिखाया था, ये फेस क्या होता है, बैक साइड, ये क्या होता है, फ्रंट। तो बैक साइड से करंट ऊपर आ रही है और फ्रंट से करंट, बैक साइड से करंट कहां पे आ रही है, ऊपर, और फ्रंट से करंट कहां पे आ रही है, नीचे। करंट इस लूप में आई है, इसकी रेडियस हम क्या मान लेते हैं, वही सेम सिंबल हैं जो कल थे। रेडियस क्या मानी थी कल, ए, तो आज भी ए है, रेडियस ए मान ली। एक लूप है, ठीक है, और इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, ठीक है। फील्ड निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है, बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ बोलता है कि भाई पूरे की नहीं निकाल सकते, किसके निकाल सकते हैं, एक पॉइंट के निकाल सकते हैं। तो एक पॉइंट के लिए बायोट-सावर्ट्स लॉ है, पूरे के लिए इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस लूप
पे एक एलिमेंट चूज करना है जहां से मैं क्या निकालूंगा, फील्ड निकालूंगा। वो एलिमेंट कहां चूज कर लिया मैंने एक एलिमेंट अभी माना यहां पे ऊपर टॉप पे, यहां पे मैंने एक एलिमेंट माना, ठीक है। देखो लूप आ रही है ऐसे, मतलब टॉप पॉइंट पे लूप कहां पे आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। अगर ऐसे देखो तो लूप ऐसे है, ठीक है, लूप इस तरीके से है। हमें पता है एक कर्व कंडक्टर के लिए अगर मुझे करंट एलिमेंट मानना है तो कैसे मानते हैं, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। और डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल। अब देखो टॉप पॉइंट पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट माना है, तो उस पे करंट पे टेंजेंशियल कहाँ आएगा, आगे ऐसे आएगा करंट एलिमेंट। लेकिन क्या मेरी लूप ऐसे है, नहीं, मेरी लूप तो आपकी तरफ थी, तो करंट एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, आपकी तरफ, ऐसे है ना, तो कहाँ पे आएगा, आपकी तरफ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वालों, क्योंकि इनको तो दिख रहा लाइव, तो मेरा समझ में, ये सर दिख रहा है। ये यस ऐसे है, नहीं दिख तो रहा है, पर मुझे लगता है कि ऑनलाइन में क्या दिखता होगा, ऐसा ही दिख रहा है, सब क्लियर दिख नो रहा है। सही है। ये ऐसे है, तो करंट एलिमेंट कहाँ पे है, इधर की तरफ, तो ये ऐसे है, मतलब आपकी तरफ है, आइडियल एलिमेंट आपकी तरफ है, इधर सामने। समझ में आ रहा है इतना। पर मैं इस सामने को कैसे दिखाऊं, यहां पे इस सामने को मैं यहां पे कैसे दिखाऊं, मुश्किल है दिखाना, ठीक है। तो कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है, कुछ भी ना, तो मान लो ये है आइडियल एलिमेंट, डायरेक्शन इधर है, ये जो इधर है वो आपकी तरफ है, जो साइड में बना है कहां पे है, आपकी तरफ है। तो ये करंट एलिमेंट हो गया, ये ऐसे है करंट एलिमेंट आपकी तरफ, ठीक है। एक तो ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक क्या ही दिख रहा होगा, ठीक है, मतलब चलो ये यूज कर लेते हैं। करंट एलिमेंट ऐसे है कहां पे, आपकी तरफ, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वहां तक की डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए क्या करा हमने, बड़े सारे डायग्राम वगैरह हमें लगाने पड़ेंगे, दिमाग। डायरेक्शन के लिए वाइट चूज कर लें या कुछ और यूज कर लें, चलो पिंक तुम्हारा फेवरेट है, नहीं है पिंक फेवरेट, तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ये हमारे पास एक डायरेक्शन आ गई, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए था, आई डी एल क्रॉस आर ना, तो डीएल तो बाहर की तरफ है और डीएल से जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उस लाइन को ज्वाइन करने से एंगल चाहिए थीटा। अब देखो यहां पे आइडियल कहां पे है, आइडियल एलिमेंट आपकी तरफ, इस आइडियल से जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वो आर था, वो कहां पे है, ये है, ये ऐसे टेढ़ा है, ये ध्यान दो। जो डायरेक्शन का रोल है वो सिर्फ एक पॉइंट पे है, देखो करंट एलिमेंट बाहर की तरफ है, इतना क्लियर है, ये जो आर है वो ऐसे टेढ़ा है, तो आइडियल कहां पे है, बाहर की तरफ, आर कहां पे है, इधर। तो आइडियल क्रॉस आर निकालना, डीबी की डायरेक्शन क्या है, डीबी इज आइडियल क्रॉस आर। तो अगर मुझे फील्ड निकालनी है तो मुझे क्रॉस चूज करना पड़ेगा, किसका, आइडियल का और आर का। तो फिंगर्स कहां पे आएगी, आइडियल की तरफ, कहां घुमाओगे, आर की तरफ। तो लगाओ बस दिमाग, बस अगर आपको ये समझ में आएगा तो बाकी सब हो जाएगा। देखो आइडियल ऐसे है, आर ऐसे टेढ़ा है, ठीक है। प्लेन क्या बना, आइडियल आपकी तरफ है, आर नीचे है, प्लेन क्या बना, ये प्लेन बना टेढ़ा, मतलब ये प्लेन है ना। इस प्लेन पे परपेंडिकुलर कहां आएगा, ऐसे, कहां आएगा, ऐसे, ठीक है ना। पर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पे परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा है, तो यहां जो फील्ड आएगी, इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगी, इसकी वजह से वो कहां पे आएगी, वो फील्ड आएगी इधर, दिस इज डीबी, हाँ या ना, दोबारा बताऊं, क्योंकि यही है, देखो ये सिर्फ ये एक स्टेप है डीबी निकालने का, अगर ये क्लियर हो गया बाकी सब मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है बाकी, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। पेपर में बच्चे रट के जाते हैं, पर समझ लो तब तो तुम्हें रटना ही है, ठीक है, अभी तो समझ ही लो, है ना, क्योंकि एक महीने बाद याद रहेगा नहीं रहेगा किसको पता, ठीक है, आज तो सीख के जाओगे। आइडियल आपकी तरफ है, आर ये है टेढ़ा नीचे, ठीक है ना, आर ऐसे है, तो आइडियल क्रॉस आर कहां रहे, इधर, ठीक है ना, ए से बी की तरफ आर टेढ़ा आ रहा है।
तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आ रही है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहाँ गया पेन हमारा, फिर मैंने क्या किया, इसी पॉइंट के एग्जैक्ट ऑपोजिट एक एलिमेंट यहां पे और लेट किया, छोटा सा उतना ही एलिमेंट, एग्जैक्ट आइडेंटिकल एलिमेंट उतनी ही लेंथ का एक इसके अपोजिट माना, ठीक है। हमारी लूप ऐसे थी, ठीक है। तो ऊपर जो पॉइंट था वो इधर जा रहा था, तो आइडियल यहां था, तो यहां पे क्या होगा, आइडियल ऐसे आएगा मेरी तरफ, आइडियल मेरी तरफ है। यहां से देखोगे सामने से तो आइडियल कहां है, मेरी तरफ है। तो इसमें डीबी जो था वो बाहर था, यहां पे डीबी क्या आएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। फिर इस आइडियल से इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो फिर से क्या किया, फिर से क्या किया, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास जो है, अब मुझे फिर से चूज करना है डायरेक्शन। अब बताओ डीबी कहां पे है, अंदर की तरफ, डीबी कहां पे है, अंदर की तरफ। आर कहां पे है, आर टेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा है आर, तो आइडियल क्रॉस आर मतलब इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, इस वाले प्लेन पे, इस प्लेन पे क्या आएगा परपेंडिकुलर। ये दो स्टेप हैं जिसमें बच्चे घूम जाते हैं, बाकी डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है हमें। इस लाइन पे परपेंडिकुलर इज दिस, डीबी डैश मान लिया। देखो इसका प्लेन ये था, तो इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है, इसका प्लेन ये है, तो इस प्लेन पे जो आएगा परपेंडिकुलर वो ये आएगा, तो एक इधर है एक इधर है, ठीक है। दोनों लग रहे हैं सिमेट्रिक हैं, डायग्राम में लग रहे ऑनलाइन में। अब काइंड ऑफ, वैसे एग्जैक्ट तो नहीं है, चलो मान लिया परपेंडिकुलर है, इतना ठीक है। चलो तो ये मेरे डायरेक्शन का काम हो गया, मेन काम यही था। अब मैथमेटिक्स है, बस सिर्फ मैथमेटिक्स। तो जो आ रहा हूं उसको, जस्ट आ रहा हूं अभी, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई ना, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, डायरेक्शन बदल गई, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे, इसलिए डैश आ गया। अभी लिख रहे हैं, ये सारा मैं समझा रहा हूं अभी। चलो तो अब क्या करेंगे, जो पैरामीटर्स हैं, आई क्या है, आई क्या है, करंट इन द लूप। जो लॉजिकल पार्ट था वो 90% हो गया, ठीक है। और ए क्या है, रेडियस ऑफ लूप, ए है रेडियस ऑफ लूप, ठीक है। और ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, दिस पॉइंट इज पी यहां पे। तो पी क्या है, पॉइंट, ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन आपने पहली बार सुना था चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। यहां पे एक्स मतलब एक्सिस फॉर लाइन, कोई लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है वो हमारी एक्सियल लाइन है, ठीक है। और इस सरफेस पे क्या है, नॉर्मल है। पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन वेयर वी हैव टू फाइंड द फील्ड। और ये जो ओपी है, इस ओपी को मैंने मान लिया x, तो यहां से लेके जो यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली x। तो देखो ये a है ये x है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, और ये भी क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो ये डिस्टेंस आएगी वो भी क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है। जनरली क्या होता है कि हम हमेशा एक ही एलिमेंट चूज करते हैं फील्ड निकालने के लिए। ये अकेली डेरिवेशन है, एक इसमें है, एक चैप्टर 1 में भी थी, लाइन के लिए रिंग के ऊपर कितनी फील्ड आती है, बट उस बोर्ड में नहीं आती है, ये वाली बोर्ड में आती है। तो अब बोला फील्ड निकालो, मैंने 2 एलिमेंट माने। अभी मैंने रीजन नहीं बताया है कि 2 क्यों माने हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं उस पार्ट को, पर दोनों के लिए मैंने ये सीख लिया कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक। तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज का पार्ट है, हालांकि सीबीएसई में लैंग्वेज लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, पर जब रिवाइज करते हैं तो पता होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, कंसिडर 2
डायामेट्रिकली अपोजिट आइडेंटिकल करंट एलिमेंट। दो मैंने डायामेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट माने। डायामेट्रिकल मतलब जो हमारी रिंग है, समझते हो, अगर एक पॉइंट ऊपर है तो एक पॉइंट नीचे, एक राइट में है तो एक उसके एग्जैक्ट पीछे लेफ्ट में, दो माने एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है। और ठीक है, डीबी क्या है, डीबी एंड डीबी डैश, ठीक है, इज द डीबी डैश आर दी magnetic field due to elements, due to these elements। देखो एलिमेंट बाहर की तरफ है, ये आ रहा है इधर की तरफ, ये एलिमेंट ऐसे है, ये आ रहा है, कितना एंगल आएगा, 90 आएगा। एक इस प्लेन में है, एक इस प्लेन में है, कितना एंगल आएगा, 90। तो जब मैं dB की वैल्यू लिखूंगा तो dB आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, कितना हो गया वो 90, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सी, करंट एलिमेंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है इतना। तो इसका होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय ये 1 हो गया, और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप डीबी डैश निकालोगे क्या चेंज आएगा, अगर आप डीबी डैश निकालते हो, करंट एलिमेंट सेम है, एंगल यहां भी 90 आएगा, डिस्टेंस यहां भी सेम है, रहे। नेगेटिव कहां पे नेगेटिव, देखो नेगेटिव तब लिखते जब डीबी में और डीबी डैश दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते। क्या ये दोनों लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में दोनों का। अगर मैंने यहाँ वेक्टर यूज नहीं किया है तो मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो फ्रॉम डायग्राम हम लिख सकते हैं, एक तो फ्रॉम डायग्राम डीबी और डीबी डैश दोनों क्या है, सेम है, जितना डीबी है उतना ही मेरे पास क्या है, डीबी डैश, दोनों सेम ही आ रहे हैं। अच्छा, पर मैंने वेक्टर में सीखा हुआ है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हमें तो इसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा। या तो मुझे अगर ये एंगल पता होता तो मैं लगाता वेक्टर कुछ करके, पर मैंने अभी इसको ब्रेक किया कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, और एक ये कंपोनेंट करना ब्रेक, क्या आएगा, जो ये वाला पोर्शन है डीबी, मान लिया ये एंगल जो है, क्योंकि थीटा हम यूज करते हैं ऑलरेडी, ये मैंने फाई मान लिया, सिमेट्रिक डायग्राम है तो ये भी क्या होगा, फाई। सिमेट्रिक क्यों है, दोनों के लिए ये ए सेम है, एक्स कॉमन है, तो ये दोनों एंगल क्या आएंगे, सेम। अगर ये एंगल फाई है तो ये जो एंगल आएगा ये भी कितना आएगा, फाई। ये फाई है तो ये एंगल भी कितना आएगा, फाई। आपको पता है एंगल के साथ वाला जो आता है कंपोनेंट वो कौन सा होता है, कॉस। दूसरा क्या होता है, साइन। तो इसको ब्रेक कर सकते हो, कौन सा एंगल माने, इधर आएगा, ये क्या आएगा, डीबी, ये आएगा डीबी साइन फाई, और ऊपर क्या आएगा, ये जो वेक्टर आएगा डीबी कॉस फाई। और जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, इधर डीबी डैश साइन फाई, और नीचे क्या आएगा, डीबी डैश कॉस फाई। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कट गए, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐसा बच्चा बोलते हैं कि दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ऐसा बच्चे बोलते हैं कि दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। देखते हैं अभी क्या होगा, पर ये चीज तो क्लियर है कि दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। करंट एलिमेंट जो होता है, जब मैं एक एलिमेंट चूज करता हूं, स्मॉल एलिमेंट, और मुझे इंटीग्रेशन करना होता है, तो मैं हमेशा सिर्फ एक एलिमेंट पे इंटीग्रेशन करता हूं, दो पे नहीं करता हूं। तो अगर मुझे टोटल फील्ड निकालनी है तो मैं किसी एक एलिमेंट को चूज करूंगा और उस पर इंटीग्रेशन करूंगा। तो अगर मुझे एक ही एलिमेंट चूज करना था तो मैंने दो क्यों माने,
ठीक है, मैंने 2 एलिमेंट क्यों माने? 2 एलिमेंट का यूज करके मैंने ये शो किया है कि हर एलिमेंट के 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, एक साइन और एक कोस। लेकिन जो कोस कंपोनेंट है उस पार्ट को इस एलिमेंट के जो अपोजिट में एलिमेंट बैठा है वो उसको काट रहा है। तो मेरे पास जितने भी एलिमेंट होंगे इस रिंग के ऊपर, लूप के ऊपर, इस एलिमेंट का कोस ये काट देगा, इसका कोस ये काट देगा, इसका कोस ये काट देगा, सारे एक दूसरे कोस को कट कर रहे हैं। तो क्या बचेगा? सिर्फ साइन बचेगा। तो हर एक एलिमेंट का सिर्फ साइन बच रहा है, कोस नहीं बच रहा। तो मैंने ये एलिमेंट लेट करके सिर्फ ये शो किया कि दोनों के कॉस कट जाएंगे, ऐड नहीं करेंगे। ऐड ना करने का एक रीजन और भी है, लॉजिकली समझो। देखो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप एक एलिमेंट को लो और फिर इंटीग्रेशन कर दो। अब सोच के देखो, जब मैं इस एलिमेंट पे इंटीग्रेशन करूंगा और मैं पूरी लेंथ ऐड कर रहा हूं, तो क्या इस लेंथ के अंदर ये एलिमेंट अपने आप ऐड नहीं हो गया? हो गया। तो मैं इसको अलग से क्यों कंसिडर करूं? डायग्राम में शो करने का लॉजिक ये है कि हम ये शो कर रहे हैं कि दोनों के कोस कंपोनेंट क्या हो गए? कट गए। पर हम जब इंटीग्रेशन करेंगे वो किसका करेंगे? हमेशा एक एलिमेंट का। इंटीग्रेशन का भी 2 का नहीं होता, हमेशा 1 का होता है। तो यहाँ 2 मानने का सिर्फ लॉजिक ये है कि हम बस शो कर रहे हैं कि दोनों का कोस क्या होगा? कट जाएगा। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, जो बी लिखेंगे वो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। तो डी बी के 2 पार्ट थे, एक कॉस पार्ट था, एक साइन था। तो कोस सारे हमेशा क्या होंगे? कट जाएंगे। कोस जितने भी हैं सबके अपोजिट एक एलिमेंट आ रहा है, वो काट देंगे। सारे साइन कंपोनेंट कहाँ हैं? सेम डायरेक्शन में। तो ये सारे क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। ये कॉस वाले सारे क्या होंगे? कट जाएंगे। तो जब मैं अब इसका डेरिवेशन करूंगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रिजॉल्विंग db एंड db डैश, ठीक है, इनटू कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स हैं ये? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो कॉस कंपोनेंट क्या होंगे? कॉस पार्ट कैंसिल आउट ईच अदर और साइन बचेगा सिर्फ। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं लिखता हूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो क्या आएगा? सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई और डी बी डैश साइन फाई। दूसरा कब कहाँ गया? वो अपने आप इंटीग्रेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। तो अब मुझे dB की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू डायग्राम से पुट करनी है और सॉल्व कर देनी है। dB की वैल्यू क्या थी? dB की वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई, अभी लिखी थी, और I और dl और नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू साइन फाई। बताओ इस डायग्राम से क्या आप साइन फाई निकाल सकते हो? इस डायग्राम में साइन फाई की कितनी वैल्यू आएगी? साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो फाई के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो साइन फाई कितना आएगा? a डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? इस साइन फाई की वैल्यू फ्रॉम डायग्राम डायरेक्ट आ गई a डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है तो? ठीक है यहां तक। अब देखो b क्या आएगा? जो जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लो। म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन आ गया, i कॉमन, ऊपर से a भी कॉमन, नीचे से देखो ये पावर कितनी है? 1, और रूट का मतलब पावर कितनी होती है? हाफ। 1 और हाफ कितना हो गया? 1 प्लस हाफ कितना होता है? 3/2। 3/2। और ये क्या बचा? dl का इंटीग्रेशन। dl मतलब इस लेंथ पे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। लेंथ का इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी आती है? 2 पाई r। r कितना है? a। तो अगर r हमारे पास यहां पर a है तो दिस dl इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 एंड दिस इज 2 पाई a। ठीक है, खत्म। तो b आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2 पाई i a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरा फाइनल आंसर है।
मैं तुम पहले भी कहा था, मुझे आदत नहीं है ये काटने की 2 पाई से 4 पाई, क्योंकि हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ, 4 ऑप्शन होंगे, चेक कर लगा कट के तुम्हें दे रखा तो क्या फर्क पड़ता है उससे। डाउट है इसके अंदर? ठीक है, टफ है डेरिवेशन। क्योंकि आप जब ये चूज करोगे ना, इस पूरे एलिमेंट पे कहीं भी एलिमेंट चूज कर लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिक्स है x। हाँ, एक्सचेंज करोगे तो फिर फील्ड कम होगी, पर इस पॉइंट तक के लिए, जब इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है और सेंटर से निकालनी है, तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस x फिक्स है। तो जो चीज फिक्स है वो इंटीग्रेशन से क्या होगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है यहां तक। अब इसमें देखो एक केस आता है नोट डाल के व्हेन x इज 0, व्हेन x इज 0। देखो डायग्राम में पॉइंट P जो था वो x डिस्टेंस पे था, इस x को 0 मान लिया। मतलब क्या है इसका, इस x को 0 मानने का मतलब है पॉइंट P विल शिफ्ट एट O। O का मतलब कहां पे चला गया, सेंटर पे आ गया। तो अगर पॉइंट P सेंटर पे चला जाएगा तो यहां पे इस फॉर्मूले में x को 0 पुट कर दिया, तो क्या आएगा b, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कट गया, ए क्यूब आएगा, और अगर ए क्यूब आएगा तो ऊपर ए स्क्वायर है, तो क्या होगा 2 पाई आई ए स्क्वायर और डिवाइड बाय ए क्यूब। 2 पावर कट गई तो b आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और i बाय a इंटू 2 पाई। ये वही फॉर्मूला आ गया जो हमने कल ड्राइव किया था। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो दिस इज द मोर जनरलाइज्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ये मेन फॉर्मूला है, इसमें सर्कल का अपने आप निकल आएगा। समझ में आ गया। तो एक पार्ट ये हो गया। पेपर में एक क्वेश्चन आता है, इसकी डायरेक्शन क्या दिख रही है, इसके हिसाब से डायरेक्शन कहाँ है, इधर की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ पे है, इधर की तरफ। ये वही तरीका है जो हमने अभी किया था। देखो ये लूप ऐसे है, इस लूप में फ्रंट पे करंट नीचे आ रही है, तो करंट ऐसे है, तो जैसे करंट घूम रही है, करंट ऐसे है ना, तो हाथ रखा है ऐसे परपेंडिकुलर, घुमाया, थंब कहाँ पे आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। तो इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ पे आ रही है, इधर की तरफ आ रही है। सेंटर से भी कहाँ निकल रही है, इधर। यहाँ भी कहाँ पे आ रही है, इधर। अब देखो इस सेंटर के लिए फील्ड इधर की तरफ है, कोई बोले पॉइंट P यहाँ था, तो क्या आंसर आएगा। अगर ये पॉइंट P इधर की तरफ है, पीछे की तरफ, तो फील्ड कैसे आएगी, करंट तो ऐसे ही है, तो फील्ड तो ऐसे ही आएगी, है ना। करंट ऐसे है ना, तो अगर यहाँ भी करंट ऐसे है तो फील्ड कहाँ पे आएगी, इधर ही आएगी। तो सर्कल की फील्ड एक ही तरफ होती है, मतलब यहाँ पे दूर जा रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, पास आ रही है। यहाँ पे दूर जा रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, पास आ रही है। समझ में आ रहा है इतना। तो अब यहाँ से देखो डायरेक्शन जो आ रही है वो अवे फ्रॉम सेंटर आ रही है इस केस में। तो इस लूप के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँ कि ये लूप थी, करंट ऐसे है, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड आ रही है वो इधर की तरफ आ रही है, बी। वही सेम फॉर्मूला हमारे पास पेपर में ड्रॉ करने के लिए आ जाता है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है, बी, और डिस्टेंस के हिसाब से वो उसका डायग्राम क्या आता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है सेंटर पे, ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, कोई बोले इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा, x सिर्फ नीचे है, x बढ़ने के साथ साथ b की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो जितना x बढ़ेगा उतनी फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी। तो फील्ड मैक्सिमम कब होगी, जब x मिनिमम होगा। x मिनिमम कितना हो सकता है, 0। वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे। तो सेंटर पे मेरे पास फील्ड क्या आती है, सेंटर पे फील्ड मेरे पास क्या आती है, मैक्सिमम। तो डायग्राम जो बनता है इसका कि और जैसे जैसे x बढ़ता रहेगा फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी। तो डायग्राम जो बनता है इसका वैसे बनता है। सेंटर पे क्या है, सेंटर पे फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। और ये कहां मिलेगी जाके, ये कट नहीं कर रही है, कहां मिलेगी, एट इंफिनिटी। और दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू 2 पाई।
और ये जो पॉइंट है यहां पे x कितना है, इस पॉइंट पे x 0 है, इधर भी x इंक्रीज कर रहा है, इधर भी x इंक्रीज कर रहा है। तो ये सर्कुलर लूप के लिए एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गया इतना ये। हालांकि सीबीएसई ने कभी पूछा नहीं है ये, ठीक है यार, ये ना कंफ्यूज कर रहा है कि ये मिल रही है, ठीक है, मिल नहीं रही है। कहाँ मिलेगी? इट विल मीट एट इंफिनिटी। समझ में आ गया, आसान है। तो ये डेरिवेशन का पार्ट था आपका। कहाँ है साइन फाई का इंटीग्रेशन? ये साइन फाई का इंटीग्रेशन तब करते जब db कांस्टेंट होता। तो db तो खुद वेरिएबल है, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए अगर हम डायग्राम पे जाते हैं, आप कोई भी पॉइंट चूज करो, ये फाई फिक्स आएगा, तो फाई चेंज नहीं हो रहा, जो चीज कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी। तो एक्चुअल में यहाँ पे साइन फाई की जो वैल्यू थी a बाय दिस टर्म, ये पूरी कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया। तो यहाँ पे साइन फाई बाहर आ गया, db का इंटीग्रेशन हुआ है। हो सकता है ऐसा जहाँ पे साइन फाई वेरिएबल होगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगला पोर्शन जो है वहाँ पे साइन जो टर्म आ रही है वो कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी, तो फिर देखेंगे, वो प्योर मैथमेटिक्स है फिर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 2-3 क्वेश्चन है इसको अप्रोच करने के लिए। पहला क्वेश्चन ये हमने कल भी किया था, क्वेश्चन ये कल जो हमने क्वेश्चन किया था तो सेंटर पे निकालनी थी, अब ये फील्ड सेंटर पे नहीं है, ठीक। तो मुझे b का फॉर्मूला पता है, तो मैंने बस यहाँ पे क्या किया, उस b का फॉर्मूला यूज किया। देखो एक बार, b का फॉर्मूला क्या है? b का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2 पाई i और a स्क्वायर, और नीचे था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ समझने के लिए एक बार, क्योंकि वो वाइट में है तो मे बी कंफ्यूज करे आपको। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दोनों लूप सिमेट्रिक का क्वेश्चन बोल रहा है, पर अभी लग नहीं रही सिमेट्रिक है ये, तो हम सिमेट्रिक बना लेते हैं इसको। इसमें करंट ऐसे है, देखो फ्रंट से करंट ऊपर जा रही है और बैक साइड से नीचे आ रही है। ये बाबा में लूप यूज करनी पड़ती है समझाने के लिए। फ्रंट से करंट ऊपर जा रही है, करंट ऐसे है, तो फील्ड कहाँ पे आएगी? इधर। तो यहाँ फील्ड कहाँ आएगी? इधर। तो इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ पे आएगी? अगर ये फर्स्ट लूप है तो फील्ड कहाँ पे आ रही है? B1। समझ में आ गया। सेकेंड लूप कैसे है? हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है। ये फ्रंट है, ये बैक है, बैक साइड से पीछे, फ्रंट से आगे, ठीक है। फ्रंट से आगे है, बैक से पीछे है, ऐसे है। तो B2 कहाँ पे आएगा? E2। ये सेकेंड लूप है। दोनों में रेडियस कितनी है? R। करंट कितनी है? लिखा है, करंट है स्मॉल आई, करंट स्मॉल आई है। जो सिंबल क्वेश्चन में होते हैं वही यूज करने होते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे बताओ B1 और B2 क्या सेम है या अलग है? B1 क्या आएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई। रेडियस क्या है? फॉर्मूले में a थी बट वहां तो r है ना, तो r स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। और यही B2 है, तो यही B2 है। 3/2 भी आएगा, ठीक है, सॉरी। तो B1 B2 आ गया। दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है? तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? बीच में आएगा। अगर वेक्टर्स बराबर होते हैं तो आंसर क्या आता है? एग्जैक्ट बीच में आता है, मतलब कितने एंगल पे आएगा? 45 डिग्री पे। नहीं होता बराबर तो फिर क्या करते हैं? एंगल निकालते हैं। tan थीटा क्या होता है? AY/AX। याद है? नहीं है याद, चलो जब आएगा करते हैं। तो दो वेक्टर्स अगर बराबर हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा? B। ये हमने कल भी तो किया था, क्या मैं डायरेक्ट कर दूं? अगर दोनों बराबर हैं तो ये भी आएगा B1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर 2B1 स्क्वायर और √2 B1। और √2 B1 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, वही सेम का सेम छापना तुम्हें। क्या करना है इसके अंदर? I और R स्क्वायर
2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन क्या होगी 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई का है। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था सर्कल के सेंटर का, वो भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन सीबीएसई के हैं। समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, वो लिखे नहीं है, वो मुझे ऐसा अब रैंडम कराने हैं, कुछ भी पॉइंट मान के। क्या कह रहे हो, किस में? एक सेकेंड, ये मैंने क्या कर दिया, एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने ये? हाँ, मतलब b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर है, b1 b2 बराबर हो गए, तो ये आएगा b1 स्क्वायर b2 भी b1 के बराबर है, तो b1 स्क्वायर b1 स्क्वायर कितना हो गया 2b1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर का b1 आ गया, 2 का √2 हो गया। ठीक है ना। तो अब 2 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन समझा नहीं समझा? ओके, पहला क्वेश्चन है कि 2 लूप हैं, ये फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट था, दोनों लूप में डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, दोनों लूप में डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। और बोला बीच में एक पॉइंट मान लिया, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। ठीक है, बीच में एक पॉइंट मान लिया, बोला वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो कितनी होगी। डिस्टेंस डायरेक्शन अपनी मर्जी से जो माननी है मान लो। मान लिया मैंने बोला यहाँ पे अगर मैं काटना चाहता हूँ, काटे या ऐसे रैंडम निकाल लें, चलो अभी रैंडम निकालते हैं। अगर कोई बोले आपको चलो बस इतना बता दो डायरेक्शन क्या होंगी, इस पहले वाली लूप से मान लो ये डिस्टेंस है a, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इतनी, ये है 2a, ये है रेडियस a, और ये है रेडियस a। ठीक है, बोले सेंटर पर, मतलब सॉरी सेंटर क्या है, ये पॉइंट है, बोला इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड फॉलो करती है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो अगर एक पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, आसपास जितनी भी फील्ड है सबका वेक्टर सम कर दो। तो पहले अब यहाँ पे 2 फील्ड आएंगी, एक फर्स्ट से और एक सेकेंड से। फर्स्ट की से जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी क्या आएगी, वो लेफ्ट में राइट में, इसके हिसाब से देखो लूप ऐसे है, फ्रंट में लूप नीचे आ रही है और बैक साइड से ऊपर जा रही है, लूप ऐसे है, इधर जा रही है। ठीक है, तो यहां जो B1 आएगा, B1 इधर की तरफ है, इससे देखो फ्रंट में फ्रंट कौन सा है, ये है फ्रंट, फ्रंट में ऊपर, बैक में पीछे, करंट ऐसे है, ऐसे है इधर, तो B2 इधर की तरफ। डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट आ रही है। अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता कि इसमें करंट I है, इसमें कितनी करंट है I, क्वेश्चन की चलो मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करंट इन लूप 2 such that magnetic field at O is 0। ठीक है, फाइंड करंट इन लूप 2 such that magnetic field at O is 0। डायरेक्शन भी पूछ सकता है। ठीक है, अब एक मैंने खैर आधा क्वेश्चन कर दिया डायरेक्शन का, तो अगर मान लो डायरेक्शन ना गिवन होती, ठीक है, तो मैं निकालनी पड़ती। जैसे इसकी डायरेक्ट फील्ड इधर की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको काटने के लिए इसकी फील्ड कहाँ पे आएगी, इधर आएगी। फील्ड यहाँ पे आने का मतलब डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे ही होगी, तो इसमें डायरेक्शन इधर आएगी। और इस पॉइंट के रेफरेंस में देखोगे तो ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं इस पॉइंट के रेफरेंस में देखूंगा तो व्हाट इज दिस डायरेक्शन, ये करंट क्या है यहाँ से देखने पे, एंटी क्लॉक, फ्रंट से ऊपर जा रही है, ऐसे है ना डायरेक्शन, तो क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो व्हेन सीन फ्रॉम पॉइंट ओ द करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
और रिलेटिवली दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक में फ्रंट में नीचे है, एक में फ्रंट में क्या आ रही है, ऊपर आ रही है। समझ में आ रहा है सारा? ओके। तो बोला है वैसे क्वेश्चन आता है कि करंट की डायरेक्शन भी बताओ और मैग्नीट्यूड भी निकालो, जिससे क्या हो, फील्ड कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। अब फील्ड जीरो करनी है, तो फील्ड जीरो सिर्फ तभी हो सकती है जब दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं B1 निकालूंगा, B2 निकालूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा और करंट निकाल लूंगा। तो यहां मैंने करंट क्या मान लिया अभी, I डैश। तो बताओ B1 की क्या वैल्यू आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो B1 आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 पाई I ए स्क्वायर। देखो ये आएगा ए स्क्वायर, इसको मतलब 2a स्क्वायर की पावर 3/2। 2 की पावर 3 8 का स्क्वायर रूट, और 2 से 2 कटेगा ये वाला ए स्क्वायर के लिए, और a क्यूब बचेगा। ठीक है, ठीक है इतना। तो ये आएगा √8 और इंटू ए क्यूब, हाँ या ना, यही आएगा। B2 क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 पाई I ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है, एक्स आएगा 2a का स्क्वायर सर आई डैश आएगा। और ये I डैश है। ठीक है, तो क्या बचेगा ये आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 पाई I डैश ए स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और इसके 5a स्क्वायर। ठीक है, तो वही ए स्क्वायर से 2 कटेगा तो ए क्यूब बचेगा। 5 की क्यूब क्या आती है, 125 का स्क्वायर रूट और इंटू ए क्यूब। तो व्हेन B1 एंड B2 आर इक्वल, देखो डाइड करते हैं, दोनों को इक्वेट कर दिया, क्या क्या कट जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई कट गया, 2 पाई कट गया, ए स्क्वायर कट गया, ए क्यूब कट गया, यहां से बचा सिर्फ I बाय √8 और यहां से बचा I डैश बाय √125। तो I डैश क्या आ गया, I डैश आएगा √8 बाय 125 इंटू I। ठीक है, ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 5√5। उल्टा कर दिया क्या, सर हाँ उल्टा हो। उल्टा कर दिया मैंने, I निकाल दिया ना। तो I डैश ये ऊपर जाएगा और ये नीचे है, तो ये आएगा √125 बाई 8 इंटू I। तो दिस इज I डैश। समझ में आ गया, टफ क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप ये सीख गए फॉर्मूला कैसे लगाना है, फिर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वैसे आते हैं। अब इसमें से एक चीज़ ये है कि अब मान लो, सोचो इसके अंदर एक बार, अगर डायरेक्शन सेम होती दोनों में, लेट्स से यहां भी डायरेक्शन सेम है, इसी क्वेश्चन के अंदर कर दूं, चेंज कर दूं इसके अंदर, मान लो मैं सेम क्वेश्चन मानता हूं कि एक जो लूप है इसमें करंट ऐसे थी। ठीक है, तो फ्रंट से करंट इधर आ रही तो फील्ड इधर की तरफ आएगी, और यहाँ पे एक लूप और है, इसमें करंट इधर है और ये भी इधर की तरफ है। रेडियस ए मान ली, रेडियस ए है और पॉइंट वही है ए, और ये 2a, और बोला है यहाँ बोला है सिर्फ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए या एट ओ। इस पॉइंट ओ पे फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट ओ पे फील्ड निकालनी। क्या होगा अब, डायरेक्शन देखो, इस पहले वाले के लिए ऐसे है डायरेक्शन, इधर की तरफ है, तो जो B1 आएगा, जो B1 आएगा, B1 इज अलोंग दिस साइड, और B2 यहां से देखोगे तो करंट कहां है, ऐसे ही आ रही है ना, करंट कहां है, ऐसे है,
करंट ऐसे है ना, तो करंट ऐसे है तो हाथ ऐसे घुमाओगे तो फील्ड कहाँ आएगी, इधर ही आएगी। तो B2 भी कहाँ आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। B2 भी कहाँ आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। जब दोनों सेम है तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता कि बीच में फील्ड जीरो आएगी, क्या बोलते हैं, नहीं आ सकते, फील्ड जीरो नहीं आ सकती, यहां जीरो नहीं आएगी फील्ड। तो जीरो कब होगी, जब करंट क्या होगी, अपोजिट होगी। और जब करंट सेम है तो फील्ड जीरो नहीं आएगी। तो यहां सॉल्व कर लोगे आगे। तो यहां जो बी नेट आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, बी नेट वैसे क्या आएगा, B1 प्लस B2, वहां माइनस करते हैं। हालांकि यहां पे मैंने जो क्वेश्चन था वो बीच में चेंज कर दिया था। अगर आपको करंट गिवन होती आई, लेट से आपको यहां भी आई गिवन होता, तो नेट कैसे निकालते, ज्यादा में से कम वाली माइनस कर देते। लेट से यहां भी आई होता, ठीक है, तो B1 और B2 में कौन सी वैल्यू बड़ी आती, एक में नीचे √8 है, एक में नीचे कितना √125, तो ये छोटी वैल्यू आती। B1 बड़ा आता, B2 छोटा आता। नेट कैसे निकालते, B1 में से B2 माइनस कर देते। बट अभी तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, बट कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। दिस इज DIY क्वेश्चन नाउ फॉर यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला दो को एक्सियल सर्कुलर लूप है L1 L2, रेडियाई है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, दे आर प्लेस्ड एज शोन, जो भी दे रखा है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन L2, इस L2 में करंट चूज करनी है विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सच दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज 0। कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा ना। तो आपको पता है फील्ड जीरो Yes. करने के लिए डायरेक्शन क्या होगी, तो आप मुझे दे बता इसका आंसर क्या आएगा, कर लेना सोल्व, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हो। शॉर्ट में कर लोगे, अभी करो, 5 मिनट लो। आपको बी का फॉर्मूला चाहिए, एक बार हम ले लेते हैं बी का फॉर्मूला, μ0/4 2 पाई आई A² और A² प्लस x² की पावर 3/2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक करंट कितनी है, 1 एम्पियर है ना, और रेडियस है 3²। हाँ ठीक है, हो गया सोल्व। लगाओ दिमाग। हाँ, सही है एकदम, देख के हो रहा है ना सोल्व। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। आ गया आंसर। सर देख के कैसे हो रहा है? क्या, सर मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, कैसे हो रहा है? मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। सर आपने कहा ना देख के हो रहा है, मतलब हाँ, देख के ही हो जाएगा। मतलब देख के, मतलब क्योंकि कुछ चीज़ ना सेम आ गई। तेरा आ गया आंसर। नो सर, अभी सॉल्व नहीं किया। हाँ कर, सोल्व कर, फिर बताता हूँ देख के कैसे हो रहा है। थोड़ा सा सर 3/4 टाइम्स ऑफ आई आ रहा है। आ गया, नहीं आया, सर 3/4 टाइम्स ऑफ आई आ रहा है। क्या आएगा। 3/4 टाइम्स ऑफ आई आ रहा है। 3/4 इसलिए नहीं आया हो, तुमने स्क्वायर नहीं किया ना, ए का स्क्वायर है, समझा।
वेदी कहाँ गई? सर कर रही हूँ। देखो B1 B2 बराबर कर दोगे तो ये B1 में आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 पाई। आई कितना है? पहले वाले में 1 है। 1 और ए स्क्वायर ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर, तो कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। नीचे आएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 25, 25 की पावर 3/2 इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई करंट आई मान ली, और यहाँ 3 स्क्वायर है, वहाँ पे क्या आएगा 4 स्क्वायर, और नीचे आएगा वही सेम 25 की पावर 3/2। तो सब तो कट ही गया, क्या बचा? तो ये कट गया, 2 पाई कट गया, और ये भी कट गया, तो ये 9 और ये 16 नीचे आ गया, खत्म क्वेश्चन। तो आई जो आएगा वो कितना आएगा? 9 एम्पियर। तो मैं देख के इसलिए बोलता इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम ही तो आएंगे। तो जो टर्म है Yes, sir. डिनोमिनेटर में वो कट जाएगी, और 2 पाई भी सेम आ गया, हट गया, आई भी 1 था एक में हट गया, तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा और ए स्क्वायर बचेगा। तो देख के सोल्व हो रहा था ये, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, अच्छा, तो ये आप कर लोगे क्वेश्चन। डायरेक्शन वही है ना कि अगर जीरो करनी है तो फील्ड क्या होगी? अपोजिट होगी। अगर इसमें फ्रंट फेस पे नीचे आ रही है तो वहां फ्रंट पे क्या जाएगी? ऊपर जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो बीच में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जहां फील्ड जीरो होगी। अच्छा, क्या बाहर आ सकता है यहां पे? अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, क्या यहां फील्ड जीरो आएगी? चेक करना बेटा, डायरेक्शन दोनों की सेम हो गई ना। मैग्नेटिक कोई भी दो वेक्टर का नेट जीरो कब आएगा? जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी ना। यहाँ दोनों डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम आ गई। तो दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में है वो जीरो दे नहीं गए, इसलिए नहीं आएगा जीरो। मुझे बताओ क्या बाहर जीरो आ सकता है वहां पे? तो उसकी फील्ड इस तरफ ही आएगी, इसकी फील्ड कहाँ पे आएगी? इसकी इस तरफ ही आएगी, तो सेम ही आएगी, ठीक है? तो नहीं आएगा। ये भी हो गया ये क्वेश्चन एक। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का मेरे ख्याल से, ये लास्ट ही है ना, और भी है इसके बाद नहीं। तो ये आप DIY लो, ये हो जाएगा आपसे, आसान सा है, ठीक है? अभी मिल जाएगा PDF आपको, तो इसको सॉल्व करना। तो आज की क्लास में हमने ख़त्म किया है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है? अब हमें एक पार्ट और करना है स्ट्रेट कंडक्टर का। वो पार्ट वैसे सिलेबस में नहीं है CBSE में तो, लेकिन कराना है मुझे वो। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर, और फिर तीनों को इकट्ठा कर देंगे एक साथ, सर्कल, एक्सियल पॉइंट और स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। और क्वेश्चन जो आते हैं वो तीनों के मिला के आते हैं, कि एक ही क्वेश्चन में तीनों आएंगे और सॉल्व करना होगा, ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you.